आज खर्चा पानी में हम बात करेंगे 3 महत्वपूर्ण मुद्दों की। सबसे पहले जानेंगे कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भारत की आर्थिक तरक्की को जॉबलेस ग्रोथ क्यों कहा है। जानेंगे कि भारत रुपए को ताकत देने और महंगाई को काबू करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाने के अलावा और क्या रास्ता अपना रहा है। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि रिलायंस को पीछे छोड़कर एलआईसी फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में किस पायदान पर पहुंच गई है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने देश में रोजगार के मौके नहीं बढ़ने को लेकर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने जो आर्थिक विकास दर हासिल की है वह एक जॉबलेस ग्रोथ है। समाचार चैनल एनडीटीवी से बात करते हुए रघुराम राजन ने कहा कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए रोजगार सृजन सबसे जरूरी है। हम नहीं चाहते कि सभी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर या कंसल्टेंट बने, लेकिन हम बेहतर रोजगार के अवसर चाहते हैं। इससे पहले भी रघुराम राजन इस बात को लेकर आगाह कर चुके हैं कि भारत अपने युवाओं को शिक्षित करने के लिए क्षमता निर्माण करने में विफल रहा है। इस वजह से भारतीय स्टूडेंट्स को मेडिसिन जैसे कोर्स की पढ़ाई करने के लिए विदेशों का मुंह ताकना पड़ रहा है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने यह भी कहा कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग पर आधारित चीन के मॉडल का आंख मूंद कर अनुसरण करने के बजाय सर्विस सेक्टर पर ध्यान देना चाहिए। रघुराम राजन ने कहा कि भारत के आर्थिक विकास के आंकड़े अन्य देशों के मुकाबले बेहतर हैं, लेकिन हमारी बड़ी जनसंख्या को देखते हुए देश को और विकास की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देश में सभी के लिए रोजगार सृजन करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें अपने लोगों के कौशल विकास पर ध्यान देना होगा, जिसके बाद खुद रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि भारत 10 साल पहले की तुलना में अब एक कम उदार लोकतंत्र है और इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। आपको बता दें कि रघुराम राजन ने हाल ही में कहा था कि भारत की इकॉनमी न सिर्फ सही ट्रैक पर है बल्कि तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। इस बारे में हमने समाचार पत्र बिजनेस स्टैंडर्ड के कंसल्टिंग एडिटर शुभमोय भट्टाचार्य जी से बात की। आइए उनको सुनते हैं। भारत में हर साल 10 मिलियन के करीब लड़के लड़कियां नौकरी के लिए आते हैं। तो और किसी भी रेजिम में ऐसा नहीं हुआ है कि उन सबका जॉब का प्रावधान हुआ है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी रेजिम में ऐसा भी नहीं हुआ है कि उनमें से ज्यादातर लोगों को एक बारी में जॉब मिला है। और ये बात भी सही है कि कोविड के चलते बहुत सारे सेक्टर्स में, खासकर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में, जहाँ पे एग्रीकल्चर से उठ के सबसे पहले नौकरी का प्रावधान वहीं पे होता था, उसमें असर आया है। ग्रोथ अगर नहीं होगा तो जॉब्स कहीं भी नहीं आएंगी, ये तो बिल्कुल ही तय है। आप ऐसा कोई सिचुएशन सोच ही नहीं सकते हैं कि जो ग्रोथ नहीं है लेकिन फिर भी नौकरियों का आकलन हो रहा है, हो ही नहीं सकता है। सबसे पहले तो ग्रोथ चाहिए, ये इसमें कोई देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। अगली बात यह है कि ग्रोथ किस सेक्टर में हो रहे हैं। अगर ग्रोथ कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, निर्माण का खासकर क्षेत्र जो है उसमें अगर ज्यादातर होता है तो फिर वो ग्रोथ के लिए अच्छा रहता है। अब निर्माण कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अभी जब रेट ऑफ इंटरेस्ट में कम अभी बढ़ोतरी हुई है, इसके पहले था कि डिमांड नहीं था। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर जहां पे सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर से लोग उठकर नौकरी में मिलते थे उनको, वहां पे ढीलापन है। हम देख रहे हैं कि भारत के करीब ज्यादातर शहरों में, और खासकर उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत, ये पश्चिम भारत तक का अगर इलाका अगर देखे तो ज्यादातर जगह पे कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ बिल्डिंग्स बंद है, कंस्ट्रक्शन आगे नहीं बढ़ रहा है। तो निश्चित ही बहुत ज्यादा ग्रोथ, बहुत ज्यादा जॉब्स का आकलन वहां पे नहीं होगा। जो सबसे बड़ा जरूरत है उस स्किलिंग के ऊपर लगभग किसी भी ज्यादा सरकार ने ज्यादा ध्यान नहीं दिए है, और ये हमारे भारत का सब बहुत बड़ा वीकनेस है। किसी भी इकोनॉमी में स्किलिंग का अगर जोर नहीं रहेगा तो ग्रोथ, जॉब्स का प्रावधान कम रहेगा, क्योंकि फिर कंपनियां हट जाएंगे ऑटोमेशन की तरफ, चाहे वो खुदरा दुकान हो या चाहे वो बड़ा ऑटोमोटिव सेक्टर या मशीन लर्निंग वगैरह हो। तो ये वाला एक प्रॉब्लम है स्किलिंग वाला, जो हमें एक 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 और वो स्किलिंग को अगर हम बढ़ाएंगे तो तभी जाके हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड बढ़ेगा। इसलिए मुझे नहीं लगता रघुराम राजन जी ये सब चीज जानते हुए भी एक वो डिबेट के लिए कह रहे हैं कि भाई हाँ ये नहीं हो रहा है इस वक्त, ये आज का सवाल प्रॉब्लम नहीं है, ये काफी पुराना सवाल चल रहा है। उनके टाइम में भी स्किलिंग के ऊपर उन्होंने भी काफी लिखा था कि स्किलिंग हमें बढ़ाना चाहिए, उनकी इकोनॉमिक सर्वे में भी ये चीज आया था। और
वो कितना तेजी से आगे बढ़ता है उस पर ही निर्भर करेगा कि हमारे जॉब्स का प्रावधान किस तरह से बनेगा। नहीं तो जॉब्स ग्रोथ के साथ साथ जो जॉब्स की जो तालमेल है वो उतना सशक्त नहीं रहता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि जॉब्स नहीं बढ़ रहा है। जैसे पिछले साल से इस साल में अगर हम डेटा देखें सीएमआई का, तो निश्चित ही बहुत सारे सेक्टर्स में, खासकर सर्विसेज सेक्टर में नौकरियों का प्रावधान बढ़ा है। वो कॉन्ट्रैक्ट वर्क जरूर है, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, लेकिन परमानेंट एम्प्लॉयमेंट वाली डिबेट और है कि वो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट आजकल कौन दे सकता है। ना आप ना मैं, हम लोग कोई परमानेंट एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, इसलिए परमानेंट एम्प्लॉयमेंट वाली डिबेट अलग है। लेकिन जॉब्स का दायरा अभी जैसे कोविड से हम लोग आगे निकल रहे हैं तो वो बढ़ रहा है। अब बात कर लेते हैं आज के दूसरे अहम मुद्दे की। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारत समेत एशिया की उभरती अर्थव्यवस्थाएं ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बजाय अपनी मुद्राओं को ताकत देने के लिए बड़े विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल कर रही हैं। भारत, थाईलैंड और कोरिया ने इस साल अपने मुद्रा भंडार में 115 अरब डॉलर की गिरावट देखी है, क्योंकि इन देशों ने गिरावट को रोकने के लिए डॉलर बेचे हैं। हालांकि एशिया के कई केंद्रीय बैंक अपनी ब्याज दरें भी बढ़ा रहे हैं। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सेंट्रल बैंक महंगाई को काबू में करने के लिए ये रास्ता अपना रहे हैं। सिंगापुर के मिज़ोहू बैंक में इकोनॉमिक्स एवं स्ट्रैटेजी के हेड विष्णु वर्धन ने कहा, एशिया के सेंट्रल बैंक ब्याज दरें बढ़ाने के इच्छुक नहीं हैं। इन देशों का विदेशी मुद्रा भंडार महंगाई को काबू में करने में काफी मददगार साबित हो रहा है। भारत ने इस साल अपने मुद्रा भंडार में 62 अरब डॉलर की कमी की है। वहीं आरबीआई ने रेपो रेट में सिर्फ 90 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया है। अगर 5 अगस्त को होने वाली अपनी मौद्रिक कमेटी की बैठक में आरबीआई फिर से ब्याज दरें आधा फीसदी और बढ़ाता है तो भी यह बढ़ोतरी अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की तरफ से की गई 2.25% की बढ़ोतरी के मुकाबले काफी कम होगी। इसी तरह चीन दुनिया का सबसे बड़ा उभरता हुआ बाजार है और यह मुद्रा भंडार के मामले में भी टॉप पर है। इस साल चीन का विदेशी मुद्रा भंडार 179 बिलियन डॉलर गिरकर 3.07 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। हालांकि कोरोना के चलते करहा रही अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए चीन के सेंट्रल बैंक पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने ब्याज दरें भी बढ़ाई हैं। इस बारे में हमने मोतीलाल ओसवाल के करेंसी एक्सपर्ट गौरांग सोमैया से बात की। आइए उन्हें सुनते हैं। देखिए, एशियन इकोनॉमीज की अगर बात करें तो पहले अगर इंडिया से स्टार्ट करें तो हमने देखा है कि आरबीआई ने काफी हद तक करेंसी की जो वॉलेटिलिटी है उसको कर्टेल करने के लिए अपने रिजर्व्स यूज किए हैं, क्योंकि हमने देखा था कि ऑलमोस्ट 640 बिलियन तक हमारे रिजर्व्स जाते हुए देखे थे और करंटली वी आर बिलो 600 बिलियन, यानी कि एटलीस्ट 50 to 60 बिलियन के रिजर्व्स आरबीआई ने खर्च किए हैं। और ये एक तरह से बता रहा है कि काफी हद तक आरबीआई एक्टिव है करेंसी की वॉलेटिलिटी को रोकने के लिए। हम ये नहीं कहेंगे कि आरबीआई कोई प्राइस चाहता है कि ये प्राइस के आसपास रुपी को होना चाहिए, बट यही चाहते हैं हमेशा कि जो वॉलेटिलिटी है उसको थोड़ी सी कंट्रोल में होनी चाहिए, और जिसकी वजह से ही उन्होंने काफी हद तक अपने रिजर्व्स यूज किए हैं। अगर बाकी एशियन इकोनॉमीज की अगर मैं बात करूं तो चाइना जो है उनकी थोड़ी सी अगर इकोनॉमी देखे तो वो थोड़ी सी कमजोर है, जिसकी वजह से एक्चुअली चाइना की जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने अपनी ब्याज दरों को कुछ बढ़ाया नहीं है, बल्कि ऑन दी अदर हैंड उन्होंने काफी हद तक अपनी जो लूज मॉनेटरी पॉलिसी है उसको कंटिन्यू रखा है। रिजर्व्स को देखिए काफी हद तक मोस्ट ऑफ दी मेजर सेंट्रल बैंक्स भी यूज करती है अपनी करेंसी को वोलेटिलिटी को कर्टेल करने के लिए। बट एशियन इकोनॉमीज में जैसे मैंने कहा कि अगर इंडिया की बात करें या चाइना की बात करें तो उन्होंने काफी हद तक रिजर्व्स को यूज किया है, और चाइना जो है वो आगे चलते हुए भी जो है थोड़ी सी एक लूज मॉनेटरी पॉलिसी कंटिन्यू रख सकती है, क्योंकि हमने देखा है कि कोविड की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से अगर बात करें या उनकी जो इकोनॉमी या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो काफी हद तक थोड़ा सा स्लो रहा है, जिसकी वजह से उनको काफी हद तक स्पेंडिंग करना पड़ रहा है, और उनकी जो पॉलिसी है उन्होंने फिलहाल थोड़ी सी लूज रखी है। अच्छा, महंगाई को काबू करने के लिए देखा गया है कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट जो है कम बढ़ाया है फेड के मुकाबले। 2.25% फेड ने बढ़ाया है और इंडिया में करीब 0.90%। तो इस पे क्या आपका कहना है? आरबीआई ने ऑब्वियसली सिर्फ 90 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक किया है, और आगे चलते हुए यानी कि कल जो पॉलिसी मीटिंग है उसमें एक्सपेक्टेशन यही है कि अनदर 35 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक हो सकता है।
बट उनकी कमेंट्री आई थिंक ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। इन्फ्लेशन पे, ग्रोथ पे उनका स्टांस क्या रहेगा, वो काफी हद तक रुपी के डायरेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है हो सकता है। क्योंकि हमने देखा है कि लास्ट कुछ दिनों में वोलेटिलिटी जो है रुपी में बहुत बड़ी है। हमने 79 के नीचे स्पॉट में जाता हुआ देखा। टुडे अगेन वी आर क्लोज टू 79.50 79.70 के आसपास वापस आ चुके हैं। तो हमने देखा है कि ये जो चॉपिनेस या वोलेटिलिटी जो है हम देख रहे हैं रुपी में, वो बहुत बढ़ रही है। और फेड, जैसे आपने मेंशन किया कि फेड में जो है वो एग्रेसिव रेट हाइक पॉलिसी अडॉप्ट की है, तो ऑब्वियसली उनकी जो इन्फ्लेशन रिलेटेड कंसर्न्स थे वो थोड़े से ज्यादा थे एज कंपेयर टू इंडिया, और जिसकी वजह से ही उन्होंने एक एग्रेसिव स्टांस अडॉप्ट किया है। कुछ फेड ऑफिशियल्स भी जो है ये वीक में उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स दिए थे, कमेंट्स दिए थे, जहां पे उन्होंने ये बताया कि आगे चलते हुए फेड की जो एग्रेसिव स्टांस है पॉलिसी बढ़ाने के लिए वो कंटिन्यू रह सकती है, जिसके बाद हमने डॉलर इंडेक्स में भी एक अच्छा मूव आता हुआ देखा है। भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC को लेकर दुनिया भर में सम्मान बढ़ाने वाली खबर आई है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की ताज़ा सूची में सरकारी बीमा कंपनी का नाम शामिल हुआ है। LIC 97.26 अरब डॉलर के राजस्व और 55.38 करोड़ डॉलर के लाभ के साथ देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। फॉर्च्यून 500 सूची में LIC 98वें स्थान पर है। LIC की साख कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि LIC ने इस लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्री से भी ऊपर का पायदान हासिल किया है। 2022 की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज 51 स्थान की छलांग लगाकर 104वें स्थान पर पहुंच गई। फॉर्च्यून 500 सूची में सूचीबद्ध कंपनियों की बिक्री के आधार पर उन्हें स्थान दिया जाता है। रिलायंस 93.98 अरब डॉलर के राजस्व और 8.15 अरब डॉलर के शुद्ध लाभ के साथ 19 साल से सूची में बनी हुई है। इस सूची में शीर्ष पर अमेरिका की खुदरा कंपनी वॉलमार्ट है। सूची में कुल 9 भारतीय कंपनियां हैं, जिनमें से 5 सार्वजनिक क्षेत्र की हैं और 4 निजी क्षेत्र की हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 28 स्थान की बढ़त के साथ 142वें स्थान पर पहुंच गई। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन 16 स्थान चढ़कर 190 पर है। इस सूची में टाटा समूह की 2 कंपनियां टाटा मोटर्स 370वें स्थान पर और टाटा स्टील 435वें स्थान पर हैं। तो ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप इस एपिसोड के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया।